हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बार फिर उद्योग एवं समाज अर्थात इंडस्ट्री एंड सोसाइटी इसका पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 जो है वो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये स्पेशली अगर देखा जाए तो किस सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए फोकस्ड होता है। तो जो हायर के एग्ज़ाम होते हैं और जो नेट का एग्ज़ाम होता है उनमें ये टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग मजदूर संघ के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आखिर में ट्रेड यूनियंस होते क्या हैं, इनके क्या लाभ हैं, इनकी हानियां भी कुछ होती हैं, और भी कुछ टॉपिक हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और लेक्चर बनेगा जिसमें कि हम लोग इंडस्ट्री एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं और भी रिमेनिंग अगर कंटेंट जो हमारा पेंडिंग है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आधुनिक कारखाना प्रणाली का विकास होने के परिणाम स्वरूप ही श्रमिक वर्ग तथा श्रम संघों का विकास हुआ है। तो जो हमें मजदूर संघ का या ट्रेड यूनियंस की जो हमें एक रूप दिखता है कि आखिर में ये फॉर्म कैसे हुए, तो जो आधुनिक कारखाना प्रणाली है इसका विकास होने के परिणाम स्वरूप ही हमें जो श्रमिक संघ है या श्रम संघ है ये दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हो रहा था तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी साथ में आती चली गई, उनमें बहुत सारी जटिलताएं भी देखने को मिली। और इसके कारण से जो एक मजदूर संघ का अस्तित्व या श्रम संघ का अस्तित्व है वह हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमें इनके वेलफेयर के लिए भी इन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया जो भी इंडस्ट्री होती है उससे अपनी डिमांड जो है वो रख सकें और उनको पूरा करवा सकें। फ्रैंक टेननबाम के शब्दों में श्रम आंदोलन का परिणाम है। श्रम जो है वो आंदोलन का परिणाम है और मशीन जो है उसका मुख्य कारण है। क्योंकि जब मशीनें नहीं थी तो उस समय तो जो मजदूर था वही काम करता था, लेकिन जब मशीनें आ गईं तो उसके साथ साथ जो उनकी अपनी खुद की एक कौशलता बोले वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ गई, मशीनों पे डिपेंडेंट हो गए और श्रम का जो फॉर्म है वो भी हमें डिफरेंट दिखाई देने लगा। जो लेबर का फॉर्म था वो भी चेंज हो गया। कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, इसको हम लोग यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट्स हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यदि तुम्हारे अंदर एकता रही तो तुम्हारी बेड़ियाँ काटने के सिवाय तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, बहुत ही फेमस कोट है जो कि आई थिंक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया गया था। और ये यहाँ पे कोट क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी नारे के साथ ही श्रम आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कारखानों में श्रम इस संग्रह बनने लगे, यहाँ पे इस कट कर दीजिए। कारखानों में श्रम संग्रह बनने लगे तथा श्रम आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे श्रम संघ आंदोलन मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला सहारा बन गया। तो जो श्रम संघ आंदोलन थे धीरे धीरे जो मजदूर थे उनके हितों की रक्षा करने लगा। ओके, मजदूर संघ से आशय मजदूरों के ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जो श्रमिकों के समान हित की रक्षा के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग इसको कट कर दीजिएगा, ये समान हितों की बात हो रही है। तो मजदूर संघ से आखिर में अर्थ क्या हम निकालते हैं, ये मजदूरों का एक ऐच्छिक संगठन होता है, अर्थात उनकी अपनी इच्छाओं के अनुसार बनाया गया संगठन होता है जो कि श्रमिकों के समान हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो भी मजदूर संघ बनाया जाता है ये इनकी अपनी स्वेच्छा से खुद गठित किया जाता है।
जो कि इनके हितों की रक्षा कर सके। ओके। श्रम संघ मजदूरों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। मजदूर संघ जो होता है वो श्रमिकों का एक ऐच्छिक व स्थायी संगठन होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं और ऐसे ही पूछ दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। जो उन सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दशा सुधारता है, जो श्रमिकों को अच्छी, यहाँ पे आप लोग थोड़ा कट कर दीजिएगा, पारितोषिक होगा। ये पारितोषिक मीन्स जो सैलरी होती है, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये पारितोषिक होता है, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ एक बार। यानी कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, इसकी दशाएं व रोजगार की शर्तें प्रदान करता है, जो मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए मजदूरों के सौदेबाजी क्षमता में सुधार करता है तथा मजदूरों के आपसी संबंधों व सेवा योजकों के साथ मजदूरों के संबंधों में सुधार करता है। तो सेवा योजक कौन होते हैं? जो कि हर लेवल पे बैठे हैं या जिनकी खुद की अपनी इंडस्ट्री है, तो इन लोगों के साथ यानी मैनेजमेंट के साथ मजदूरों के संबंधों को सुधार करने में ये हेल्प करता है। ओके। ये तो कहीं कहीं पे मिस टाइपिंग हो गई है, चूँकि मैं, आप लोगों को पता है, कल मैं एक लेक्चर रेडी की थी, आज मैं एक लेक्चर रेडी की हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 8-10 पेज टाइप करना होता है। तो मैं रीचेक तो करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, तो उसको थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। चूँकि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ओके, मुझे थोड़ी मेहनत कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके। मजदूर संघ के लक्षण क्या होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या होती है? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा पूछ दिया जाएगा कि इसमें से मजदूर संघ के कौन से लक्षण नहीं हैं या कौन से हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा, तभी आप लोग उसका करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। ओके। मजदूर संघ जो होता है वो उद्योग या व्यवसाय में कार्य करने वाले मजदूरों का एक संगठन होता है। यह एक ऐच्छिक संगठन है, यानी कि अपनी इच्छा से इन्हें बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, जिसमें सदस्य जो हैं वो अपनी स्वेच्छा से सम्मिलित होते हैं। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री में कोई मजदूर संघ है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें सारे मजदूर उसके सदस्य होंगे, बल्कि उसमें अपनी स्वेच्छा से लोग सम्मिलित होते हैं। यह मजदूरों की एक स्थायी संगठन होता है। मजदूर संघ श्रमिकों के मध्य आपसी संबंधों तथा सेवा योजकों के साथ श्रमिकों के संबंध में सुधार करने में सहायक होता है। मजदूर संघ का गठन होने से श्रमिकों को सौदेबाजी की क्षमता में सुधार होता है। यह श्रमिकों को कार्य की सुरक्षा व अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अर्थात जो मान लीजिए कि काम कोई करता है अगर किसी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं भी होनी चाहिए, जिससे कि उनका जो एक मानसिक तनाव है उसका लेवल भी कम हो। तो आप लोग देखेंगे बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें वहाँ पे खेलने की सुविधाएं होती हैं, कुछ पार्क होते हैं या और भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे कि वो लोग थोड़ा इंटरटेन कर सकें। तो इस तरह की सुविधाएं भी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलती है, या फिर उन लोगों को कहीं टूर पे ले जाया जाता है, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा जब रहता है तो थोड़ा चेंज तो चाहिए लाइफ में। तो इसके लिए इंडस्ट्री भी जो है वो जो मजदूर संघ होते हैं या मजदूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए सोचती है और टाइम टाइम से कुछ इंसेंटिव होता है या कुछ अतिरिक्त उन लोगों को बोनस दे देना या फिर कहीं उन लोगों को घूमने के लिए भेज देना, इस तरह की सुविधाएं देती है। ओके।
मजदूर संघों का महत्व क्या है, आखिर में हम मजदूर संघों की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे कि इसके कारण सहयोग की भावना में वृद्धि होती है, श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, श्रमिकों व सेवा योजकों के मध्य संपर्क स्थापित करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, श्रमिकों की आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करना। मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, कई सालों से उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो जो मजदूर संघ होता है वो अपनी आवाज़ उठाता है, ऊपर तक पहुंचाता है, कुछ धरना या प्रोटेस्ट ऐसा करते हैं लोग ताकि फिर उनकी सैलरी बढ़ सके। तो अगर एक ग्रुप के रूप में वो यूनाइट नहीं होंगे तो फिर हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ अपनी वेलफेयर के लिए किसी से लड़ सके, क्योंकि एक व्यक्ति जाके अगर कहे कि हमारी ये डिमांड पूरी करो तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक ग्रुप फॉर्म कर दिया गया, एक संघ बना दिया गया मजदूरों का, और वो मजदूरों की समस्याओं को लेके और हायर अथॉरिटी तक जाते हैं, तो फिर उनकी बात को समझा जाता है कि अच्छा नीचे के लेवल में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, उन्हें हमें कैसे भी सॉल्व करना है। ओके, श्रम कल्याण में भी काफ़ी कुछ अपनी इम्पॉर्टेंट रोल ये निभाता है। तो श्रम कल्याण का मतलब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो हमारा एक मानसिक तनाव होता है या हमारे लिए कुछ सुविधाओं का प्रावधान करना। अब जैसे किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए कि महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो लोग काम करते हैं, तो अलग अलग जगहों से कोई एक इंडस्ट्री है वहाँ पे उन लोगों को जाना है, तो वैसे क्या होगा कि हर कोई ऑटो पकड़ेगा, कोई बस से, कैसे कैसे करके वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अगर ये जो मान लेते हैं कि ए नाम की जो इंडस्ट्री है ये अगर बस की सुविधा उपलब्ध करा दे, तो ये जितने लोग हैं उनको एक ही बस लेके और सीधे इंडस्ट्री में या यूनिट में पहुंच जाती है। तो श्रम कल्याण के लिए भी ये काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना श्रमिकों में अनुशासन की भावना का विकास भी करता है। भाई हमें मान लीजिए कि अच्छा फीडबैक चाहिए, हमें अगर अच्छे से सब कुछ चाहिए तो हमें भी उतनी जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, उनके प्रति उतने लॉयल रहना चाहिए, अपना जो मैक्सिमम 100% एफर्ट होता है वो देना चाहिए। तो एक अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। औद्योगिक विवादों का निपटारा भी मजदूर संघों के द्वारा किया जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये। श्रमिकों में राजनीतिक चेतना जागृत की जाती है। अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो एक राजनीतिक चेतना जो होती है श्रमिकों के अंदर, वो मजदूर संघों के द्वारा जागृत की जाती है। ओके, मजदूर संघ के उद्देश्य क्या हैं, आखिर में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो श्रमिकों में एकता, भ्रातृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास करना मजदूर संघ का एक पहला उद्देश्य होता है। श्रमिकों में वर्ग चेतना उत्पन्न करना तथा उनके हितों की रक्षा करना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, श्रमिकों व ये यहाँ पे अचानक ये फिर आप लोग देखिए यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गई है, श्रमिकों व सेवा योजकों के मध्य विवादों को हल करने में सहयोग करना, श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि करना, श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा जीवन स्तर में सुधार लाना, आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को कानूनी परामर्श व सहायता देना, श्रम कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराना, श्रमिक, सरकार तथा सेवा योजकों के मध्य में समन्वय स्थापित करना भी श्रम जो संघ है या मजदूर संघ है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, मजदूर संघों से कुछ हानियां भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। आप लोगों को सब कुछ एक जैसा ही लगेगा, बट इसमें उद्देश्य की बात क्या होती है। उद्देश्य का मतलब ये है कि आखिर में हम इसको बनाए ही क्यों है, इसका लक्ष्य क्या है, हमारा किसी चीज़ को फॉर्म करने का लक्ष्य क्या है, तो उसको उद्देश्य कहते हैं। लेकिन अगर महत्व की बात करें तो ये है कि वह हमारे जो फॉर्म किया गया है ग्रुप, उसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, अगर वो ना हो तो क्या रहेगा, तो ये महत्व की बात हो जाती है। वहीं पे लक्षण की बात करें तो ये हो जाता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि उसकी अपनी
खुद की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये माइनर डिफरेंस होते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उसी से वर्डिंग चेंज हो जाती है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि मजदूर संघों से हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो औद्योगिक अशांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये लोग जो भी बात अगर मान लीजिए कि एग्री नहीं है, जिस बात पे सहमत नहीं है ये लोग, तो तुरंत धरना करने बैठ जाएंगे या प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो इसके कारण औद्योगिक अशांति की आशंका हमेशा बनी रहती है कि कोई भी थोड़ा भी प्लस माइनस हुआ तो ये लोग तुरंत धरने पे बैठ जाएंगे। ओके, मजदूर संघ श्रमिकों में दलबंदी की भावना को बढ़ावा देता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई मजदूर संघ जो बनाया गया है, तो उसमें भी ग्रुप्स के रूप में लोग बन जाते हैं कि हमारा ज़्यादा इफेक्ट है इस इंडस्ट्री में, तो हम इसके रूप में काम करेंगे या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम या आगे बढ़ाएंगे इसको। तो इस तरीके से दलबंदी की भावना भी देखने को मिलती है और फिर ऐसा दिखेगा कि जो श्रमिक हैं वो भी कई गुटों में बढ़ जाएंगे। मजदूर संघ के नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए संघ का नेतृत्व करते हैं। तो जो मजदूर संघ के नेता होते हैं वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए जो संघ होता है उसका नेतृत्व करते हैं। मजदूर संघ के विचित्र नेताओं में प्रायः जो होता है वो पद के कारण संघर्ष होता रहता है, क्योंकि हर किसी को एक इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए पोस्ट मिल रही है, पद मिल रहा है, तो उसके लिए भी फाइट होती रहती है, जिससे कि श्रमिकों का अहित होता है। कार्य क्षमता व जीवन स्तर में गिरावट आती है और मजदूर संघ कभी कभी आर्थिक विकास में रोड़ा अटका देते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो अपनी डिमांड को लेके बैठ जाएंगे तो बाकी चीज़ें जो है या ये कहीं इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लम में आ जाता है और इसके कारण से आर्थिक विकास जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। मजदूर संघ एवं मानवीय संबंधों की बात यदि कर ले तो मजदूर संघ को तो आप लोग समझ गए, लेकिन जो मानवीय संबंध है, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात आती है, ये कहीं भी आप लोग किसी इंडस्ट्रीज़ में आप लोग देखेंगे तो एक HR की पोस्ट ज़रूर होती है। तो ये ह्यूमन रिलेशंस की बात, यानी कि जो भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए सोचना, और आखिर में जो वर्कर हैं किसी इंडस्ट्री में तो वो भी इंडस्ट्री के लिए उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि मैनेजमेंट लेवल पे जो हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं। वर्तमान जटिल औद्योगिक ढांचे में प्रबंध समितियों आदि के माध्यम से कर्मचारियों व श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा औद्योगिक प्रजातंत्र लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं औद्योगिक प्रजातंत्र की बात हो रही है, यानी कि अगर इंडस्ट्री एक है तो इस इंडस्ट्री में जितने काम करने वाले लोग हैं उनका भी उतना ही ज़्यादा सुझाव इम्पॉर्टेंट है जितना कि जो लोग इस इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे विचारक हैं जिनके कथन इससे रिलेटेड हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। बजाज एवं पोरवाल ने लिखा है कि प्रबंध में कर्मचारी भागीदारी की विचारधारा को संबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न अर्थों में ग्रहण किया है। प्रबंधन ने अर्थात मैनेजमेंट ने इसे निर्णय करने से पूर्व कर्मचारियों से परामर्श करने की व्यवस्था माना है, जबकि श्रमिकों ने इसे सह निर्धारण की व्यवस्था कहा है। VG मेहवाज के अनुसार उद्योग के संदर्भ में कर्मचारी सहभागिता से आशय है कि औद्योगिक संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपने उपयुक्त प्रतिनिधि के जरिए प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण प्रबंधन क्षेत्र के क्रियाकलापों में निर्णय करने के अधिकार में हिस्सा लेना है। यहीं पे DC मोहंती का एक कथन है, उसको हम लोग देखेंगे। ये कहते हैं कि यह साहचर्य अथवा परामर्श से भिन्न है। इसका मुख्य तत्व यह है कि उद्योग में विभिन्न स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णयों की प्रक्रिया में कर्मचारियों को भागीदारी मिले या सहभागिता मिले या उनको भी अवसर मिले। यह किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होने वाली व्यवस्था नहीं है, अपितु इसका कवरेज जो होता है वो ऊपर से लेके और नीचे तक लगातार दिखाई देता है। ओके,
औद्योगिक प्रजातंत्र में श्रमिकों को उद्योग के लाभ, ये इसको आप लोग कट कर दीजिएगा, कॉमा देखिए, हाँ कॉमा हो गया है, ओके। उत्पादन बाजार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा संबंधी तथ्यों को जानने का अधिकार होना चाहिए। श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सा दिया जाना और इन्हें संगठन बनाने, बोलने, मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। तो भाई अगर जब श्रमिकों को संगठन बनाने, बोलने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा तभी तो हम इसको औद्योगिक प्रजातंत्र कहेंगे, यानी कि प्रजा का तंत्र कहेंगे, ओके। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का श्री गणेश यानी शुभारंभ जो है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का शुभारंभ जो है वो महात्मा गांधी के जो संरक्षिता नियम था या संरक्षिता का सिद्धांत था, या इसे फिर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं, इसके आधार पर हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने कहा था कि पूंजी का सामाजिक उपयोग तभी संभव है जब श्रमिकों को भी उद्योग में अन्य भागीदारों के समान समझा जाए तथा उन्हें यहाँ अधिकार प्राप्त हो जाए, ये आप लोग कट करिएगा, उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो जाए कि वे उद्योग से संबंधित विषयों में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। इस प्रकार प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना जो है वो पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों का प्रतिद्वंदी एक ऐसा मार्ग है जिसमें दोनों के गुणों का समन्वय तो है लेकिन दोनों के दुर्गुणों का अभाव है, यानी दोनों की कमियों को निकाल दिया गया और दोनों के जो अच्छाइयाँ थी उन दोनों को समाहित कर लिया गया। कौन दोनों? एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद, ओके। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने 1948 की अपनी प्रथम औद्योगिक नीति में प्रबंध श्रमिक भागीदारी पर पर्याप्त बल दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो ये 1948 में आई थी। 1956 की नई औद्योगिक नीति में प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को अत्यंत आवश्यक बताया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करने तथा योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने एवं सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रमिकों के सहयोग पर अधिक जोर दिया गया। श्रम समूहों ने मानवीय संबंधों में सुधार लाने की दृष्टि से काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। भारत में कुछ प्रमुख श्रम संघ हैं, उसको हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ इससे जुड़ा हुआ मुझे फैक्ट्स भी मिला तो मैंने उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस या फिर इन्हें इंटक भी कहा जाता है, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, ये 1947 में फॉर्म हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ये 1920 में फॉर्म हुआ था। हिंदू मजदूर सभा HMS ये 1948 में फॉर्म हुआ था। भारतीय मजदूर संघ 1955, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, हिंदू मजदूर किसान पंचायत, इसके बारे में एक फैक्ट मुझे मिला तो इसका ईयर तो नहीं हमें पता चला, मैं इसका ईयर ढूंढ रही थी कि ये किस ईयर में फॉर्म हुआ था, बट ये मुझे नहीं मिला। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट मिले मुझे तो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, आप लोग देखिए। हिंदू मजदूर किसान पंचायत, जिसे भारतीय श्रमिक किसान परिषद के नाम से भी जाना जाता था, भारत में एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ था। 1990 के दशक के दौरान HMKP अर्थात हिंदू मजदूर किसान पंचायत जो है वो आजीविका में सुधार के लिए 5000 महिला चटाई बुनकरों को एक सहकारी समिति में संगठित किया और 2010 में HMKP का हिंद मजदूर सभा यानी या फिर इसे हिंदू मजदूर सभा जो कहें तो इसमें विलय हो गया, ओके। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन या फिर इसे C2 के नाम से भी
जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र या C2 भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन है और इसकी उपस्थिति जो है वो मुख्य रूप से भारतीय राज्य त्रिपुरा में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और कानपुर में भी दिखाई देता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसकी कुछ उपस्थिति है। अप्रैल 1918 में गठित मद्रास श्रमिक संघ, ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अप्रैल 1918 में गठित जो मद्रास श्रमिक संघ है, इसको आमतौर पर भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि मद्रास श्रमिक संघ जो है 1918 में फॉर्म हुई थी और ये भारत का पहला ट्रेड यूनियन है। ओके, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस लेनिन, ऑलरेडी हम लोग यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में डिस्कस किए हैं, बट लेनिन के नाम से भी एक अलग से हमें ये संघ है दिखाई देता है। ओके, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हमें इंडिया में कब फॉर्म हुआ ये या कब अस्तित्व में आया ये तो नहीं मिला, बट नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नेशनल लेबर के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन 1931 में ब्रिटेन में नेशनल गवर्नमेंट के समर्थकों द्वारा किया गया था, जो लेबर पार्टी से आए थे। और इसके नेता जो हैं वो रामसे मैकडोनाल्ड 1931 से 1937 और बाद में उनके बेटे मैल्कम मैकडोनाल्ड 1937 से 1945 तक थे। सबसे प्रमुख सदस्य प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे। ओके, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये 1933 में फॉर्म हुआ था। तो दोस्तों आज कुछ फैक्ट हम लोग डिस्कस किए और एक लेक्चर और बनेगा जिसमें कि इंडस्ट्री एंड सोसाइटी से रिलेटेड और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैं उसमें इंक्लूड करूँगी और जो रिमेनिंग और भी कुछ कंटेंट रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी में हम लोग ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब इसको और ज़्यादा नेक्स्ट एक्स्ट्रा लेक्चर हम लोग इस पर नहीं बनाएंगे या डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जस्ट जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसमें रिमेनिंग कंटेंट जो है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।